हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी क्लासेस। माई सेल्फ रंजित कुमार और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित का चैप्टर 5 लेके आया हूँ, जिनका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इनको हम लोग शॉर्ट में एपी भी लिख सकते हैं। और ये मेरा चैप्टर 5 का पहला पार्ट होगा और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन। तो पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो पूरा आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज हम बताने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि फॉर्मूला उसमें यूज होगा और किन को क्या क्या बोलते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि प्रश्नावली बनाने में आपको आसानी हो। यहाँ पे बेसिक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमारा जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, समांतर श्रेणी, है ना। श्रेणियां बोल सकते हैं, या तो इसको आप श्रेणी भी बोल सकते हैं, और इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लेवल लिखते हैं, एपी। इस चीज को बारीकी से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा समांतर है, समांतर को अगर देखा जाए ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया मेरा समान और दूसरा शब्द जो है हमारा अंतर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर हमारे पास श्रेणी दिया हुआ है, उस श्रेणी में हर एक स्थिति में अगर समान अंतर देखने को मिल रहा है तो वो हमारा समांतर श्रेणी में आएगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8। अब यहाँ पे हर एक लगातार दो संख्याओं के बीच का अगर आप अंतर देखें तो कितना मिल रहा है, 4 और 2 और 4 के बीच का अगर आप अंतर देखें तो 2 मिल रहा है। 4 और 6 के बीच का अंतर अगर देखें 2 मिल रहा है। फिर 6 और 8 के बीच का अंतर देखें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अर्थात ये जो श्रेणी है ये एपी में है। क्यों है? क्योंकि इनके जो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है, इसलिए हमारा क्या समांतर श्रेणी में है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे 3 और 6 के बीच का देखें अंतर, तो यहाँ पे आपको कितने देखने मिल रहा है, 3। 6 और 9 के बीच का अंतर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, और 9 और 12 के बीच अगर देखें तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 3। तो इसमें भी क्या होगा, समान अंतर देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एपी में है। एक और एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे एक लेते 1, 3, 6, 9, 11, 15, इस तरह का कोई दिया हुआ है आपको श्रेणी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 3 के बीच का अंतर अगर देखें तो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहा है। 3 और अगर 6 के बीच का अंतर अगर देखें तो यहाँ पे आपको 3 देखने को मिल रहा है। और 6 और 9 के बीच का अंतर अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 मिल रहा है। फिर 9 और 11 के बीच का अंतर देखें तो यहाँ पे आपको कितने देखने को मिल रहा है, 2। और 11 और 15 के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, 4। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं इस श्रेणी में कि यहाँ पे हर एक स्थिति में जो हो रहा है अंतर आपको समान देखने को नहीं मिल रहा है। इट मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये एपी में नहीं है। तो समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको जानकारी मिल गया कि किसको हम लोग एपी में बोलेंगे और किसको एपी में नहीं बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि समांतर श्रेणी है। अब सीढ़ी देखें, इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे, घर में आप लोग यूज करते होंगे, इस तरह का एक सीढ़ी देखा होगा, ठीक है। इसमें आप क्या क्या देखते हैं, इसको ऑब्जर्व कीजिए और समझिए कि यहाँ पे क्या क्या देखने मिल रहा है। ये जो पहला स्टेप, मान लीजिए कि ये पहला स्टेप है, ये इसको मान लेते ए, और इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक की इस बीच की दूरी मान लेते हैं डी। इसमें इसका बीच की दूरी डी होगा, इसमें भी इसके बीच की दूरी टी होगा, क्योंकि समान अंतर में होता है ना। पहले स्टेप को हम लोग A1 मान लिए, दूसरे स्टेप को हम लोग मान लिए A2, तीसरे स्टेप को हम लोग मान लिए A3, और चौथे स्टेप को मान लिए हम लोग A4। क्लियर?
अगर हम लोग पहला स्टेप में है तो A1 है, अगर दूसरे स्टेप में जाएंगे तो आपको A1 को आप A भी बोल सकते हैं। पहला स्टेप हमारा A है, दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो इट मीन्स क्या करना होगा, A में आपको D जोड़ना पड़ेगा। अगर आप तीसरा स्टेप में जाएंगे तो A प्लस D था दूसरा स्टेप, इसमें फिर क्या करना होगा, इसके अंतर को जोड़ना होगा D का। फिर आप चौथे स्टेप पे जाएंगे तो हमारे पास क्या था, A प्लस D, तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप गया तो फिर इस D के अंतर को आप जोड़ दिए। आपको क्या देखने मिल रहा है, पहला वाला को A हो गया, दूसरा वाला A प्लस D हो गया, तीसरा वाला A प्लस D हो गया, चौथा प्लस A प्लस D 3 बार हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस D ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D क्योंकि 2D था। इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D। यहां पे आप क्या देखते हैं कि आप A1 को आप क्या लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, फिर A2 को आप क्या लिख रहे हैं, A प्लस D लिख रहे हैं, फिर A3 को अगर आप देखें तो A3 को आप क्या लिख रहे हैं, A प्लस 2D लिख रहे हैं, फिर A4 की बात करें तो आप क्या लिख रहे हैं, A प्लस 3D लिख रहे हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे D 1 है, यहाँ पे 3 है तो 1 कम दिख रहा है, D दिख रहा है ना। इट मीन्स इसी तरह अगर आप आगे जाएंगे, अगर A5 लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, A लिखेंगे और D 1 हटा देंगे, 5 है तो 4 लिखेंगे। इस तरह करके आप आगे अगर जाएंगे तो अगर AN अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, A प्लस, अगर यहाँ N है तो N में 1 घटाएंगे तो N माइनस 1 होगा इंटू D। तो जो हमारा AP की टर्म होता है वो क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा AP का क्या होगा, ये एक सीरीज होता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है। और हर एक दो के बीच का अंतर आप हमेशा देखिएगा D निकलेगा, हर एक इन दोनों के बीच का अंतर D देखने को मिलेगा क्योंकि समान अंतर है। तो ये हमारा AP का टर्म हो गया। अब इस सब का नाम देखेंगे, जैसे कि A1 जो लिखा हुआ है, A1 बोलें या तो A1 को A बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। A2 की बात करें तो A2 को हम लोग बोलते हैं द्वितीय पद। इसी तरह करके आप A3 पे जाएंगे तो क्या होगा, तृतीय पद। इस तरह करके आप नाम दे सकते हैं। आप डॉट तक जाएंगे, लास्ट टर्म तक जाएंगे, अगर AN गए तो लास्ट मतलब क्या होगा, अंतिम। तो इसको AN को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अब यहाँ पे जो आपको D देखने को मिल रहा है, D को हम लोग बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर मतलब इसमें जो दिया गया है इन सभी का अंतर हो गया, सार अंतर। तो ये सब चीज को समझ गए। अब यहाँ पे D निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये जो सारवंतर है इसका निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या सिंपल सा एक चीज है कि अगर आपको D निकालना होगा तो A2 में A1 को घटा देना, मतलब अगले पद में पिछले पद को घटा दीजिए, या तो A3 में A2 को घटा दीजिए, मतलब आगे वाला में पीछे वाला को घटा दीजिए अगर वो AP में है। जैसे कि यहाँ पे हम घटा के आपको दिखाते हैं, A2 मेरा कितना है, A प्लस D, और A1 मेरा कितना है, A, यहाँ पे माइनस A। A3 की बात करें, A3 मेरा क्या है, A प्लस 2D, यहाँ पे A प्लस 2D लिख दीजिए माइनस, फिर ब्रैकेट। A2 की बात करें तो A2 मेरा क्या है, A प्लस D। अब यहाँ पे देखिए ये A और ये कट गया, यहाँ पे क्या आया, D। अब यहाँ पे देखिए A प्लस 2D, प्लस माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस A हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस D हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो D था ही, A और A कैंसिल, 2D में एक D चले जाएगा, क्या होगा, D। तो आप देख सकते हैं हर एक स्थिति में क्या हो रहा है, D समान हो रहा है। तो अब कभी कभी आपको चेक करने भी बोल दिया जाए कि ये AP टर्म में है या नहीं, तो आप चेक करने के लिए ये दो टर्म को आप देख सकते हैं, अगर दोनों का अंतर समान आ गया तो वो AP में है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सारवंतर निकालना है, अगर वो ऑलरेडी AP में दिया गया तो आप सिर्फ यहाँ तक ही यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पे
समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट हम लोग को निकालने बोलेगा एनवा पद। एनवा पद मतलब हो गया ए एन निकालने का। ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन हो गया मेरा अंतिम पद, इसको बोलते हैं ए एन को अंतिम पद बोल सकते हैं या फिर एनवा पद। फिर यहाँ पे ए के बारे में बता चुके हैं, ए मतलब हो गया आपका प्रथम पद। फिर यहाँ पे एन मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या। फिर यहाँ पे आपको डी जो दिख रहा है, डी मतलब हो गया सार अंतर। तो ये आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है पहला। दूसरा आपसे यहां से पूछा जा सकता है पदों का योग। ठीक है, यहाँ पे एन पदों का योग, इसको बोलते हैं एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ये एक फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन पदों को योग को हम लोग एस एन बोलते हैं। एस एन मतलब एन पदों का योग गया। ये फॉर्मूला कैसे आया इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस फॉर्मूले से ये आया, जैसे कि एस एन इक्वल टू क्या हुआ एन बाई 2 ए प्लस ए एन दिया हुआ। क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, एन बाई 2 एज इट इज लिखिए ए प्लस ए एन। ए एन का फॉर्मूला देख सकते हैं हम यहाँ पे, आपको क्या बताएं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि ए एन का जो फॉर्मूला था क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए एन का वैल्यू। अब एन बाई 2 हो गया। अब ए और ए क्या हो गया 2 है हो गया प्लस ये तो एज इट इज है एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ही से इन दोनों फॉर्मूला आया। अभी कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे आप जानेंगे, यहाँ पे याद रखिए ये वाला फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब एन दिया हो और ए एन, ये अगर दोनों टर्म दिया हो तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब ए एन डी ये तीनों अगर दिया होगा तब हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का। तो ये कुछ था बेसिक्स फॉर्मूला जो हम पूरे इस अध्याय में यूज करने वाले हैं। और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि जैसे कि हम लोग अगर A9 दिया हुआ है तो हम आपको बताए थे A9 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 8D लिखेंगे, क्योंकि 9 है तो 1 घटा देंगे D में। अगर एक 10 कहीं लिखा हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 9D लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हम लोग को कहीं पे A7 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग A प्लस 6D लिख सकते हैं। एक हम लोग क्या करेंगे, हमेशा घटा देंगे। तो इसका हम प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समन्वय संख्याओं की सूची जो है एपी है। अगर वो एपी में है तो क्यों है, उसका कारण भी आपको बताना है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया हुआ है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपया।
अर्थात अगर कोई व्यक्ति प्रथम किलोमीटर जाता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है 1 किलोमीटर, तो उसका मान लीजिए 15 रुपया दे रहा है। उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है, 8 रुपया। आप जितने किलोमीटर और आगे जाएंगे तो ये 15 रुपये में 8 रुपया आपका प्रत्येक किलोमीटर के लिए जुटता जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ले लिए कि 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया, अर्थात आप इसको A1 बोल सकते हैं। कितना दिया है, 15 रुपया। तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, 2 किलोमीटर के लिए किराया, अर्थात A2 के लिए कितना होगा, 15 रुपया। तो पहला किलोमीटर के लिए, अगला किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 8 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 23 रुपया। फिर अगर आप 3 किलोमीटर के लिए किराया देखा जाए तो आपका कितना होगा के लिए किराया, अर्थात आप यहाँ पे A3 निकालेंगे तो 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपया। फिर इसके आगे आप 1 किलोमीटर और जा रहे हैं तो 8 क्या होगा, जोड़ देना होगा, अर्थात यहाँ पे कितना हो गया, 31 रुपया। इस तरह करके हम लोग 3 निकालें। इसी प्रकार से चौथा किलोमीटर का अगर आप देखें, चौथा किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, A4। तीसरा के लिए हमारा तो 31 था, फिर 1 किलोमीटर और आगे गए तो 8 क्या होगा, फिर जुट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 39 रुपया। अब ये हमारा क्या हो गया, एक सीरीज बन गया। अब इस सीरीज को देखते हैं ये AP में है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का A1 हो गया 15, A2 हो गया 23, A3 हो गया 31 और A4 हो गया 39। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा D, अर्थात D इक्वल टू हम लोग को निकालना होगा A2 माइनस A1 करेंगे और A3 माइनस A2। क्यों, क्योंकि हमको चेक करना है ये AP में है नहीं। A2 की बात करें तो A2 आप देख सकते हैं कितना है, 23, और A1 की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 15। फिर A3 की बात करें तो हमारा कितना है, 31, और A2 की बात करें तो हमारा कितना है, 23। अब अगर 23 में 8 घटाएंगे, सॉरी 23 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 और बराबर, और 31 में अगर आप 23 घटाएंगे तो इसमें भी आपको देखने को कितना मिलेगा, 8। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में क्या आ रहा है, इसका अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अर्थात अतः, या तो आप लिखे पहले क्रमागत पदों में अंतर, मतलब कि कोई 2 क्रमागत पद लिए, उसका अंतर क्या दिख रहा है, समान है। जब ये समान है तो यहाँ लिख सकते हैं अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की जो सूची होगी, संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। यहाँ पे क्योंकि देख रहे हैं ना समान अंतर आ रहा है। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग आ गए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसमें जो हवा उपस्थित है, जितनी भी हवा उपस्थित होगा, मान लीजिए X हवा इसमें उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, एक इससे जो हवा भरी हुई है उससे निकालने वाला एक पंप है, वो क्या करता है, प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग, मतलब कि इसमें जितना हवा प्रेजेंट है, मान लीजिए X है तो इसका क्या करेंगे, X का हर 1/4 भाग क्या करता है, निकाल देते हैं। अब उसके बाद जितना इसमें बचेगा फिर उससे 1/4 भाग क्या करता है, प्रत्येक बार निकाल देता है। तो इस स्थिति के लिए हम लोग को एक सूची बनाना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लीजिए कि बेलन में जो हवा है इसको A1 मान लेते हैं, कितना है, X है। तो पहली बार निकालता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम स्थिति में, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम स्थिति में, इट मीन्स यहाँ पे A2 लिख सकते हैं। जब हम लोग उससे हवा निकालते हैं तो हमारे पास हवा प्रेजेंट कितना था, X, इससे निकालने कितना, X/4। अब इसको सॉल्व करना है, X/4, इन दोनों का LCM लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3x/4। ये मेरा A2 हो गया। अब द्वितीय स्थिति में अगर दूसरी बार हम लोग निकालें, इट मीन्स द्वितीय स्थिति में इसको हम लोग A3 बोल देते हैं। तो अब जो हमारा जो टैंकी में हवा बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 3x/4। अब इस 3x जो शेष बचा इसी से ना हम लोग को निकालना है 3x/4, और इसी 3x/4 का हम लोग को कितना हवा निकालना है 1/4 भाग को निकाल लेना। इतना बचा हुआ था और 3x/1/4 का हवा निकलेंगे, जो इसमें माइनस करेगा वो आंसर आएगा। इसको लिख सकते हैं 3x/4 माइनस 3x 4 चौक कितना हो गया 16। फिर इन दोनों का क्या करना है एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16। 4 को कितने बार पढ़ेंगे 16 4 बार, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x माइनस 16 को कितने बार पढ़ेंगे 16 का एक बार में, तो 3x को 1 से गुना करेंगे 3x। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 12x में 3x को माइनस करेंगे तो कितना होगा 9x/16। तो ये हमारा हो गया क्या दूसरी स्थिति में इतना हवा बचा। अब आके क्या करना तीसरी स्थिति को देखते हैं। तीसरी स्थिति A3। अब जो टंकी में हवा बचा कितना 9x/16, तो यहाँ पे 9x में क्या करना 16, और इस 9x/16 का ही 1/4 भाग हवा निकाल लेंगे, तो जो बचा हुआ था उसमें इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 9x/16 माइनस इन दोनों का एलसीएम अगर करेंगे तो कितना होगा 64, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हो जाएगा 9x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 और 64 का एलसीएम लेंगे। 16 और 64 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 64। 16 को कितने बार पढ़ेंगे 64 होगा 4 बार। तो अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 9 चौक 36x माइनस 64 को कितने बार पढ़ेंगे 64 होगा एक बार में, तो 9x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9x इक्वल टू 36x में 9x घट जाएगा तो कितना आएगा 27x/64। तो ये मेरा हो गया A3 A1 और A2 सब निकल गया। अब ये जो हमारा सूची बना A1 A2 A3 का, अब इसको हम लोग को चेक करना है ये AP में है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करने के लिए क्या करना होगा D इक्वल टू निकालना होगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो A2 हमारा कितना है A2 की अगर बात करें तो हमारा यहाँ पे कितना है 3x/4। तो अब वो क्या करना है 3x/4 में माइनस करना है A1 कितना मेरा x, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। फिर A3 की बात करें A3 हमारा कितना है A3 हमारा आया 27x/64, यहाँ पे A3 है ये मेरा A4 निकला 9x/16, तो यहाँ पे 9x/16 A3 है, और माइनस करना है हम लोग को A2 से। A2 कितना है मेरा 3x/4। अब क्या कीजिए इन दोनों से एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -4x। फिर इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 60, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इससे नहीं होगा क्योंकि 16 को कितने बार पढ़ेंगे 16 होगा एक बार में, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x होगा माइनस 4 को कितने बार पढ़ेंगे 16 होगा 4 बार, तो यहाँ पे इसको करेंगे 4 से तो 12x होगा। अब यहाँ पे देखें 3x माइनस 4x, इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा x/4 माइनस x/4 होगा, और इसका अगर अंतर देखा जाए 9x में 12x को घटाएंगे तो क्या होगा -3x बाई कितना आ गया 4 16। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं इन दोनों का जो अंतर है समान नहीं आया, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है क्रमागत पदों का अंतर, यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। जब ये समान नहीं होगा तो यहाँ पे लिख सकता अतः संख्याओं की जो सूची आया, यहाँ पे लिखे संख्याओं की सूची
एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो ये था इसका आंसर। अब देखिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे आ गए। तीसरा नंबर प्रश्न का आता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया बढ़ती जाती है। अर्थात मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। अगर इस कुआं को हम लोग प्रथम किलोमीटर खोदते हैं तो इसका 150 रुपये लेता है और फिर आगे अतिरिक्त आपको जितने मीटर खोदिएगा उसका आपको 50 रुपया अतिरिक्त लगता जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ करेंगे कि माना कि प्रथम मीटर खुदाई का लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, और इसको हम लोग मान लेते हैं A1। कितना लागत लगा? 150 रुपया। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 150 रुपया लेगा प्रथम खुदाई का। अगर हम लोग द्वितीय मीटर के खुदाई करें, द्वितीय मीटर मतलब अगला दूसरी मीटर की खुदाई करेंगे, अर्थात A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 रुपया पहले ले रहा था प्लस 1 मीटर अधिक खोद रहे हैं इसलिए इसका 50 रुपया ऐड हो जाएगा। इट मीन्स हमारा ये कितना होगा? 200 रुपया। फिर आता है तृतीय मीटर। अगर अगला तृतीय मीटर की खुदाई का अगर लागत देखा जाए, इट मीन्स A3 इक्वल टू द्वितीय मीटर का था कितना? 200 रुपया। फिर 1 मीटर अधिक खोद रहे तो 50 रुपया फिर हमको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कितना हो गया? 250 रुपया। इसलिए आप फिर इसे चौथा मीटर की खुदाई अगर आप करते हैं अर्थात A4, तो फिर तीसरा मीटर का 250 रुपया लग रहा था और फिर आप 1 मीटर अतिरिक्त खोद रहे हैं, फिर 50 रुपया आपको पे करना होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपको 300 रुपया देना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टर्म बन गया, एक मतलब हमारा सूची बन गया A1, A2, A3, A4। तो अब ये हम लोग को दिखाना है कि ये हमारा AP में है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? D निकालेंगे, अर्थात A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2। A2 की बात करें, हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है? 200। 200 में क्या करना है? A1 को घटाना है। A1 कितना मेरा? 150। फिर A3 की बात करें, यहाँ पे A3 कितना है? 250 और A2 की बात करें कितना है? 200। अगर A2 में A1 को घटाएंगे और A3 में A2 को घटाएंगे तो 200 में 150 घटाएंगे कितना होगा? 50 और 250 में 200 घटाएंगे कितना होगा? 50। तो इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों का जो अंतर है समान दिख रहा। तो ये क्या होना चाहिए? AP में होगा। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि क्रमागत पदों में अंतर, क्रमागत पदों में अंतर क्या है? समान है, बराबर है, अतः संख्याओं का सूची जो हो गया, संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था मेरा तीसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्लियर? यहाँ पे बोल रहा है कि एक 10,000 रुपये की राशि है उसको जमा कर दी जा रही है, किस हिसाब से? 8% के वार्षिक दर पे, मतलब कि 8% उसको क्या मिलेगा? 1 साल में उसको ब्याज मिलेगा। क्लियर? तो इसका जो मिश्रधन होगा, प्रत्येक वर्ष का क्या मिश्रधन होगा उसको बताना है और ये जो निकलेगा उसको, उसकी जो सूची है वो AP में है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग जांचते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना होगा आपको कि ये जो मिश्रधन है, इस मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P1 + R/100 बाय इंटू यहाँ पे T होगा, पावर T। यहाँ पे इसको मिश्रधन को A बोला जाता है और इसको
P को मूलधन कहा जाता है, जो राशि जमा करते हैं, और R मतलब हो गया दर, और T मतलब हो गया समय। क्लियर? तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को दर दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है? 8%। और ये भी दर जो है क्या है, वार्षिक है, मतलब कि एक वर्ष में रहेगा। कभी कभी 6 माही होता है, 3 माही होता है, लेकिन ये हमारा क्या है, वार्षिक दर दिया हुआ है। उसके बाद हमारा प्रथम मूलधन जो दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे जो हम लोग को मूलधन दिया हुआ है, इसको हम लोग मान सकते हैं A1 हम लोग को दिया हुआ है। A1 कितना दिया है? 10,000 रुपये दिया है। तो एक वर्ष के बाद, प्रथम वर्ष के बाद, यहाँ पे लिख सकते हैं एक वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? एक वर्ष के बाद हम लोग को निकालना है मिश्रधन, अर्थात A2 निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसको P बोला जाता है मूलधन को। यहाँ पे हम लोग को दिया है 10,000 दिया हुआ है, इंटू 1 प्लस R। R कितना दिया है? इसको R बोलते हैं, 8 दिया हुआ है, बाय 100 पे पावर। प्रथम वर्ष के बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 दे देंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 गुने, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 10 100 प्लस 8 क्या होगा, 108 बाई कितना हो जाएगा, 100। और ये हमारा बात है कि प्रथम वर्ष की बात, इसलिए हम लोग को 108/100 ही करेंगे। अब ये 2 शून्य कट जाएगा, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 108 था, एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 शून्य बचा, यहाँ पे 200 शून्य। तो प्रथम वर्ष के बाद इसका जो मिश्रधन हो जाएगा 10,000 कितना हो जाएगा, 800। अब निकालना है द्वितीय वर्ष, मतलब 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद ये मिश्रधन जो होगा इसको मानेंगे A3, और ये जो लगेगा इस पे, ये मेरा फिर बन जाएगा मूलधन। इट मीन 10,800 हमारा क्या बन गया, मूलधन, इंटू 1 प्लस 8/100 करेंगे। और समय हमारा कितना होगा, यही 2 वर्ष। अब इसको लिख सकते हैं 10,800। यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 108/100, और ये 2 बार है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। 108/100 इंटू 108/100। अब ये 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 108 108 108। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, 108 गुने 108 गुने 108, और इसको भाग कर देना है। यहाँ पे 108 होगा, 100 से भाग कर देना है। अगर इन तीनों का आप गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12,59,712। ये समय बचा है इसलिए मैं ऑलरेडी गुना करके रखा हूँ, और 100 से इसको भाग दीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेट आप इसको लिख सकते हैं 12597। 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट बैठेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12597। ये हो गया हमारा 2 वर्ष बाद। अगर यहाँ पे 3 वर्ष बाद देखा जाए, 3 वर्ष बाद मिश्रधन जो होगा क्या होगा, मिश्रधन। तो फिर इसी तरह इसी पे निकलेगा 12,597, और 1 प्लस 8 बाई कितना, 100। इस बार समय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोला। अब इसको सॉल्व करना, 12,597 को इसको अगर सॉल्व करते तो कितना होगा, 108, और इस बार 3 है तो इसको क्या करेंगे, 108 को 3 से 3 बार लिखना है, 108/100 और 108/100, इसको 3 बार लिखना है। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 15868 और समथिंग आएगा। और ये 0 से भाग करेंगे ना तो ये समथिंग कट जाएगा। इट मीन्स अगर इसको गुना करके इतना से भाग करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। अब डायरेक्ट यहाँ तक लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास A1 A2 और
इसको A3 और इसको मान लेते हैं A4। ये वाला टर्म जो आया ये इसको मान लेते हैं A4। A4 आ गया। अब हम लोग को D निकालना है, तो A2 माइनस क्या करना है A1 और फिर A3 माइनस क्या करना है A2। A2 की बात करें तो A2 हमारा कितना आया, यहाँ पे देख सकते हैं 10,800 और A1 की बात करें हमारा कितना था 10,000। अब A3 की बात करें, यहाँ 12,000 कितना आया 12,597 माइनस, और A2 की बात करें तो यहाँ पे हो गया 10,800। अगर इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 800, और फिर अगर आप इन दोनों में अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1997। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है समान नहीं है, तो ये इसका जो क्रम है ये क्या आएगा AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, इसको बनाना